सभी विद्यार्थियों का एक बार से फिर से रोबो स्टडी में स्वागत है। आइए, जैसे हमने कल प्रकाश के परावर्तन को समझा था, आज प्रकाश के अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम दोबारा से पढ़ लेते हैं। तो अगले 20 से 25 मिनट में हम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है? अपवर्तन मतलब क्या है प्रकाश का अपवर्तन? हमने आपको जैसे बताया था, दो तरह के माध्यम होते हैं, एक को बोलता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। सघन माध्यम किसको बोलते हैं? डेंसर मीडियम, जिसमें अणुओं की संरचना बहुत नजदीक नजदीक होती है। सघन माध्यम जैसे कि आप समझ लीजिए ग्लास, पानी। एक माध्यम दूसरे माध्यम के परिप्रेक्ष में या तो सघन होगा या तो विरल होगा। तो ग्लास के परिप्रेक्ष में पानी क्या होगा? विरल माध्यम होगा। और पानी के परिप्रेक्ष में हवा, है ना, हवा, एयर जिसको हम बोलते हैं या वायु बोलते हैं, वायु जो होगा वो विरल माध्यम होगा। तो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, आगे भी ये तो हम रिवीजन कर रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तिरछा हो जाता है। कि अगर जैसे कि आप ये देखेंगे, अगर हमारा अभिलंब है, ये अभिलंब है, और जब प्रकाश की किरण, ये मान लीजिए ये वायु है और ये जल है, या पानी है। तो जब वायु से जल में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है ना, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो आपने देखा कि जब ये किरण अभिलंब की ओर मुड़ गई, जिस दिशा में वो आ रही थी उस दिशा में वो आगे नहीं बढ़ी बल्कि अभिलंब की ओर झुक गई। तो वही जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा हो जाता है तो दूसरे माध्यम में इसकी संरक्षण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, है ना। अपवर्तन के कुछ उदाहरण कैसे हैं? जब आप स्विमिंग पूल में ऊपर से देखते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि जो उसकी वास्तविक सतह है थोड़ा ऊपर की ओर प्रतीत होती है ना। उसी तरीके से जब आप एक ग्लास में जब एक पेंसिल को डुबोते हैं तो आपको पेंसिल थोड़ी सी टेढ़ी दिखती है, राइट, बट एक्चुअली जो है वास्तविक रूप से पेंसिल ऐसे है, लेकिन आपको दिखती इस तरीके से। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं, या जब आप कांच के ग्लास में नींबू डालते हैं तो क्या होता है, उसके आकार के बड़े दिखते हैं। तो उस तरह के जितने भी उदाहरण हैं, ये सारे उदाहरण हमारे प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण हैं। तो आप देखिए, ये अपवर्तन का नियम है, इसको इन्होंने यहाँ पर ही बताने की कोशिश की है इस चैप्टर में। ये कांच का स्लैब है, कांच है, ये वायु है। तो यहाँ से जो किरण आ रही है तो अभिलंब की ओर मुड़ गई और फिर से वायु में आने के बाद में फिर अभिलंब से दूर भाग गई, है ना, ये अभिलंब है। ठीक है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, फिर आपतित किरण। तो आप देखिए, ये जो आपतन कोण और परावर्तन कोण है ये हमेशा ऊपर नीचे होता है ना। तो जब यहाँ देखिए, यहाँ कोण बड़ा है, यहाँ कोण छोटा हो गया, फिर ये कोण यहाँ से बड़ा हो गया। तो इसका कारण ये है कि जब ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी तो कोण छोटा हो जाएगा। ताकि कोण हम कैसे बनाते हैं? अभिलंब से बनाते हैं, अभिलंब से बनाते हैं। ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। आप बस इतने ही जान लीजिए कि मुख्य रूप से प्रकाश का अपवर्तन दो माध्यम के बीच में होता है और प्रकाश का परावर्तन एक माध्यम, परावर्तन और अपवर्तन में यही अंतर है, अपवर्तन में यही अंतर है। ये एक माध्यम की बात करता है, और ये माफ कीजिएगा, ये एक माध्यम की, ये दो माध्यम की बात करता है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के जिस तरह के परावर्तन के नियम थे, प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम है। पहला क्या नियम है? आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। अब देखिए, अभी यही मैं बताऊं, यही हो गया अभिलंब। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, तो ये सारे एक ही अभिलंब में होते हैं, है ना, जिसको अंग्रेजी में रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, अनरिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। ये सारे एक ही तल पे हुए हैं,
है ना। तो इसी को बोल रहे हैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम को पृथक करने वाले, दोनों माध्यम को पृथक कौन कर रहा है, ये माध्यम है, ये दोनों को पृथक कर रहा है, ये सतह। ओके, और ये जो अभिलंब है तीनों एक ही है ना। सो अगर इसको O बोलेंगे, इसको M बोलेंगे, इसको R बोल दें और इसको PR' बोल दें, सो OM, OR एंड OR' तीनों एक ही तल पे हैं। फाइन, हाँ, ये हो गया पहला। दूसरा होता है, इसको हम लोग इसको प्रकाश की दूसरी किरण है, बेसिकली इसको भी हम स्नेल्स का नियम भी कहते हैं, है ना। ये जो दूसरा है आपके परीक्षा में जो बड़े सवाल होंगे, लॉन्ग आंसर जिसको हम कह रहे हैं, उसमें स्नेल का अपवर्तन का नियम भी इसे कहते हैं, अपवर्तन का नियम, राइट। हाँ, तो इसको इंग्लिश में स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो आपको इसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, हाँ। तो ये आप याद कीजिए या रखिएगा कि स्नेल्स लॉ जब बोलेगा तो आपको दूसरा नियम लिखना है। तो क्या कहता है कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग का तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के आपतन कोण की ज्या, मतलब साइन, है ना, साइन ऑफ दैट एंगल जिसको अंग्रेजी बोलेंगे, तथा आपतन कोण की ज्या, ओके, का अनुपात स्थिर होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है जो साइन आई है और साइन आर है, ये हमेशा कांस्टेंट होगा, है ना, ये होगा कांस्टेंट होगा। और इसकी अपवर्तनांक कैसी होती है, इसकी अपवर्तनांक क्या होगी, प्रकाश की अपवर्तनांक को अगर n से हम निरूपित करते हैं, सूचित करते हैं, तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होगा, जो रेशियो होगा, वही उसका अपवर्तनांक होगा। ठीक है ना। हमने अपवर्तनांक पढ़ा था, बिल्कुल उसी चीज को हम कर रहे हैं। जहां पर ही अगर हम इसको n/1 लिखते हैं तो इसका मतलब है ये सापेक्षिक अपवर्तनांक है माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष में। ठीक उसी तरीके से अगर हम 1/2 लिख दें तो प्रकाश 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष में अपवर्तनांक। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको n/1 लिखेंगे तो पहले के माध्यम और दूसरे के माध्यम में प्रकाश की चाल, और ठीक अगर हम इसको अगर n/2 लिखेंगे तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, V2/V1। ओके, तो मुझे आशा है कि ये आपको समझ आ रहा होगा। तो हम चूंकि हम इसे रिवाइज कर रहे हैं तो बहुत मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा, सारे पॉइंट्स को कवर करना है। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है तथा माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है तो ये इस माध्यम या माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है ना, जिसको n से डिनोट करते हैं। अगर निरूपित करते हैं तो n = C/V। ओके, जहां पर ये है प्रकाश की चाल, है ना, प्रकाश की किरण की चाल वायु में कितनी होती है, जिसको हम C से निरूपित करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको मीटर पर सेकेंड -1 भी लिख दे तो घबराइएगा मत, है ना। ओके, सो अब थोड़ा से हम देख लेते हैं अपवर्तनांक ये किस तरह से मुख्य रूप से कैसे होता है। तो प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा हीरे में होता है। ओके, और क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक कितना है 242 है, इसका तात्पर्य क्या है कि प्रकाश की चाल हीरे में 1/242 कम है ना साहब। तो ये याद रखिएगा कि प्रकाश की अपवर्तनांक सबसे अधिक कहाँ होती है, तो प्रकाश की अपवर्तनांक सबसे अधिक हीरे में होती है। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक 242 है। तो इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कि प्रकाश की चाल 1/2 कम है हीरे के निरपेक्ष की अपेक्षा, निर्वात की अपेक्षा। ठीक है, सो अब ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि सघन माध्यम और विरल माध्यम में कैसा होता है। तो दोनों माध्यम की तुलना में अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे के अपेक्षा प्रकाशिक सघन होता है। ओके, तो इसको आप इस चित्र के जरिए आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, और हमने ऑलरेडी इस बात को डिस्कस कर लिया, जब प्रकाश की किरण माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम को जाती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है, और ठीक इसके विपरीत होता है। तो जैसे हमने तो पहले भी डिस्कस किया है कि अगर विरल माध्यम से, माफ कीजिएगा,
अगर प्रकाश की किरण ये अभिलंब है, ये अभिलंब है और ये विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जा रही है, तो अगर ये एक ही माध्यम होता तो इसी दिशा में आगे बढ़ती प्रकाश की किरण, लेकिन क्या होता है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ओके, तो ये हो गया विरल माध्यम, हाँ, ये हो गया आपका सघन माध्यम। और इसके विपरीत जब प्रकाश की किरण विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो क्या होता है, आप देखिए वही प्रकाश की किरण आई, हाँ, वही प्रकाश की किरण आई आगे, और इसको अगर माध्यम एक ही हो, दोनों ही सघन होता तो ऐसे ही जाना चाहिए, लेकिन चूंकि विरल है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है। ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, ठीक है। तो अब आपको ये समझ आ गया। अब इसके बाद हम चलते हैं लेंस के बारे में बात करते हैं। लेंस क्या है? बेसिकली दो तरह के गोलीय लेंस होते हैं, एक को बोलते हैं उत्तल लेंस, एक को बोलते हैं अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस कैसा होता है? हाँ, उत्तल लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस बेसिकली देखने में जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ये देखिए ये लिखा है हमने। और इसी को अवतल लेंस, इसे अपसारी लेंस, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो एग्जाम में ये सारे शब्द आपको याद रखना है। और अवतल लेंस को, जिसको हम अवतल लेंस है, अवतल लेंस को हम क्या कहते हैं? अपसारी भी कहते हैं, अपसारी भी कहते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने यहां लिखा है, इसे अपसारी भी कहते हैं, इसे अभिसारी भी कहते हैं। ये बीच में पतला होता है और ये किनारों पे मोटा होता है, ठीक है। तो बस इतना ही है। अब इसमें नियम क्या है? उत्तल लेंस में नियम कैसे है? तो उत्तल लेंस में ठीक जिस तरीके से हमने परावर्तन में पढ़ा था, अपवर्तन में भी लेंस के केस में, जैसे मिरर के केस में, जब भी किरण, ठीक है, जब भी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होती है, जब भी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होती है तो क्या होता है ना, आने वाले प्रकाश उत्तल लेंस के अपवर्तन के पश्चात दूसरे ओर की मुख्य फोकस से गुजरती है। तो दूसरे ओर, ये तो पहली ओर है, ये दूसरी ओर है, हाँ। तो अगर पहली दिशा से अगर कोई किरण की कोई प्रकाश की किरण आ रही है जो मुख्य, ये मुख्य अक्ष है, हाँ, जिसको हम अंग्रेजी में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, तो मुख्य अक्ष से आती है, तो अपवर्तन के बाद ये दूसरे के दूसरे का इसमें फोकस मुख्य फोकस से गुजरती है। एक तो हो गया। दूसरे है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण के पश्चात मुख्य रूप से समानांतर होती है। तो अगर इसी का उल्टा हो गया कि अगर प्रकाश की किरण पहले ओर से आ रही है, मान लीजिए फोकस से, इसी का उल्टा, ओके, तो पहली ओर से अगर आ रही है, अगर ये फोकस में है, तो आने के बाद ये फिर ये समानांतर हो जाएगी। किसके समानांतर हो जाएगी? ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, ठीक है ना। तीसरा है कि प्रकाश के केंद्र, अगर मान लीजिए तो किसी भी अपवर्तन के पश्चात अगर प्रशांशिक केंद्र से गुजरती है, प्रकाशिक केंद्र से, ये प्रकाशिक केंद्र है हमारा, हाँ, अगर आपको याद होगा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है, तो है ना, जिसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। यहाँ पर ही बेसिकली प्रकाश का कोई अपवर्तन नहीं होता है, तो बिना किसी रुकावट के, है ना, बिना किसी रुकावट के अगर कोई केंद्र, ये हो गया आपका प्रकाशिक केंद्र, तो अगर यहाँ से गुजरती है, माफ कीजिएगा थोड़ा सा जल्दीबाजी में ड्राइंग गलत हो रही है, तो आप ये ड्राइंग फॉलो करें, या तो एनसीईआरटी की ड्राइंग को या अपने जो रेफरेंस बुक है उसको फॉलो करें, तो प्रकाशिक बिल्कुल साफ सीधी सीधी निकल जाती है, ओके। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और इसके अलग अलग ये हैं कि आप देखेंगे तो अनंत पे है तो F2 में बनती है। तो अगर आप जो हमने परावर्तन के डिस्कस किया था बिल्कुल वैसा ही है ना, केवल यहाँ पर ही थोड़ा से चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है? यहाँ पर ही हम इसको, जहाँ पर ही F है, अगर इसको याद रखने की तरीका है, ये याद रखने का क्या तरीका है? याद रखने का ये तरीका है, पहले तो आप देखिए दोनों टेबल को आपस में खोल लेंगे, है ना। खोल लेने के बाद में आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है ना। और जब आप अंतर देखेंगे तब आप पाएंगे कि दोनों बिल्कुल एक जैसा ही है, कि इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है ना। तो आप अगर देखेंगे, अगर प्रकाश, ये पहली है क्रम संख्या, दूसरा कहता है बिंब की स्थिति क्या है, फिर बिंब की
स्थिति के बाद में वो प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज, हाँ, उसके बाद में प्रतिबिंब का आकार कैसा है, ठीक है, उसके बाद में प्रतिबिंब की आपेक्षिक आकार कैसी है, हाँ। तो जैसे हमने वहां पर किया था अनंत पे है, जो यहाँ पर F2 है, ठीक है। आप इस बात का ध्यान दीजिए, अगर मैं आपको दूसरी वाली को बता दूं कि इन दोनों को आप कैसे याद रखेंगे, बिल्कुल आसानी है, बहुत ही आसान है इसको याद रखना, ये बिल्कुल आसान है। अगर ये F2 है, F2 वहां का जो फोकस है, यहाँ का F2 है, हाँ, और अगर ये 2F1 है तो ये वहां का जो C है, हाँ, C है, ये 2F1 है, हाँ। तो अगर आपको याद होगा ये इन्फिनिटिव था, ये इसको हम C के परे था वहां पर ही, तो ये क्या बनता था, तो हमने आपको क्या बोला कि F2 एंड 2F1, तो F2 एंड 2F1 क्या है, 2F1 एंड 2F2 जो हो दूसरे का C होगा, ठीक है ना। तो ये F होगा, ये F1 होगा या F2 होगा, हाँ, क्योंकि यहाँ तो चूंकि दो लेंस है तो इसके दो फोकस पॉइंट हैं, जैसे हम आपको ऑलरेडी बता रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका सेंटर ऑफ, बिकॉज ये क्या है, ये दो गोला को अलग अलग करके बना है, ठीक है, तो हर गोला का अपना अपना अलग सी होगा और अपना केंद्र अलग होगा और अपना फोकस बिंदु अलग होगा। तो आप बस समझ लीजिए कि जो हम आपको ये समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि परावर्तन के अगर टेबल आपको याद है तो इसको आप कैसे याद रखेंगे। तो जहां भी सी है ये, और ये तो टेबल आप इसकी जो पिक्चर है, इसकी जो चित्र है, आप उसको जैसे यहाँ वहां था कि वहां था सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, तो यहां पर क्या हो गया, सी क्या हो गया हमारा 2F2, जैसे हमने कहा 2F2 को 2F1 या 2F2 है वो परावर्तन में ये सी के जैसा है, और F1 और F2 जो है, हाँ, वो फोकस पॉइंट है, ठीक है, फोकस केंद्र है, ठीक है। 2F2 क्या हो गया, सी, हाँ, ये भी तो सी पे ही बनता था। और बाद में कि ये बिल्कुल इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि इसका जो ये है अत्यधिक छोटा छोटा, ये सेम साइज का होता है, ये भी बिल्कुल सेम है ना। तो अगर आप जैसे ये F1 और 2F1, F1 क्या है हमारे यहाँ पर, F1 क्या हो गया, F हो गया, और 2F2 क्या हो गया, C, है ना, तथा C के बीच में। तो ये बिल्कुल वैसा ही, अगर आपको वो वाली टेबल याद है तो आप इसको, अब ये देख लिए C के परे मतलब C, मतलब C के परे, है ना, ओके। तो ये हो गया आपका ये टेबल आप याद रखिए, है ना। और चूंकि ये रिवीजन है तो बहुत डिटेल से मैं नहीं जा रहा हूँ, और इसके जितने भी पिक्चर्स हैं आप अपने एनसीईआरटी से करें। अच्छा, अवतल लेंस के किरण को आलेख बनाने के नियम, तो वहां तो देखिए वहां तो अपसरित होता है, अपसारित होता है, लेकिन यहाँ पर ही ऐसा होते प्रतीत होता है, जैसे कि हम लोगों ने वहां पर ही कॉन्केव और कॉन्वेक्स के मिरर के संबंध में पढ़ा था, केस में पढ़ा था। तो अगर यहाँ है कि अगर बिंब से मुख्य अक्ष समांतर वाली कोई भी प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, है ना, उसी और दिशा में मुख्य रूप से प्रसारित होने के लिए प्रतीत होती है, तो जब ये किरण यहाँ से आएगी तो यहाँ से अपवर्तित हो जाएगी, और जब इसको हम पीछे डॉट से मिलाएंगे तो हम देखेंगे ये यहाँ पर ही मिल रही है मुख्य फोकस में, दूसरी ओर में, ठीक है। मैं ये हटा देता हूं ताकि आप इसको ठीक से, उसी तरीके से जब ये मुख्य ऐसा है कि प्रकाश के मुख्य से गुजरने वाली किरण ये ऐसे आ रही है, हाँ, ये पैरेलल है, ओके, किससे, मुख्य अक्ष से, तो रिफ्लेक्शन के बाद में ये अगर हम इसको आप पीछे की ओर इंकित करेंगे तो देखेंगे ये फोकस में आके मिलती है। तो मुख्य फोकस से गुजरने वाले प्रकाश के किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निर्गत होगी, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, है ना, दोनों का केस बिल्कुल अलग अलग है ना? कैसा अलग है, ये अगर ऐसे ही आ रही है इससे, तो पश्चात में अगर इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये फोकस होगा इसका, है ना। और इसके केस में क्या था, अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बना दे रहा हूँ कि देखिए ये पैरेलल आई है तो फिर भी ये ऐसे ही लिखो गई है, ठीक है। तीसरी है कि अगर प्रकाशिक केंद्र से ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है तो जिस तरीके से
हमने दूसरे लेंस में पढ़ा था, यहाँ पर ही ये बिना किसी रुकावट के, बिना किसी विचलन के, हाँ, ये पास हो जाती है, माफ कीजिएगा, है ना, बिना किसी विचलन के प्रकाशित हो जाती है। ओके, ठीक है। तो ठीक उसी, और अब इसके क्या है, बिंब की विभिन्न स्थितियों को कैसे अपेक्षित कैसा है, इसमें जिस तरह का वहाँ 2 होता है, इन्फिनिटी अनंत, तो फोकस में, है ना, फोकस वहाँ भी बिल्कुल उसी टेबल की तरह है, और दूसरा होता है फोकस और आपके प्रकाशिक के केंद्र में बीच में। तो इसमें अत्यधिक छोटा और छोटा का ये 2 पिक्चर है, आप इसको देख लेंगे, है ना। तो इससे बहुत छोटे छोटे सवाल आते हैं, हाँ, कि अगर आप पूछ लेंगे कि अगर अनंत पे है तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, और ठीक उसी तरीके से यहाँ भी आ सकता है कि जब बिंब की स्थिति F1 और 2F1 के है तो किस तरह प्रकृति क्या होगी। तो आपको याद, इसमें देख लीजिए कि सारे कंडीशन और वास्तविक का उल्टा है, सिर्फ एक ही कंडीशन में आभासी और सीधा है। ठीक है, अब जल्दी से चलते हैं, लेंस फार्मूला देख लेते हैं। तो लेंस फार्मूला क्या है, तो लेंस फार्मूला ये कहता है कि अगर 1/v इजिकल -1/u इजिकल टू 1/f है। ठीक है, इसको अगर हम बोलते हैं, अगर लेंस फार्मूला इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, और ये हमारा मुख्य फोकस है। यानी अगर ये हम बोलेंगे प्रतिबिंब की दूरी, है ना, है ना, प्रतिबिंब की दूरी, तो हमारा जो v हो गया हमारा इमेज, ये हो गया हमारा प्रतिबिंब हाँ की दूरी, हाँ, और ये हो गया बिंब की दूरी हाँ, और ये हो गया हमारा फोकस दूरी। ओके, तो ये आप याद रखिए कि 1/v - 1/u इजिकल टू 1/f, ये न्यूमेरिकल में बहुत आएंगे सवाल, हाँ, और इसको आपको इसके जो साइन कन्वेंशन है आपको याद रखना है। ठीक उसी तरह से आवर्धन मैग्निफिकेशन कैसे हम कैलकुलेट करते हैं इस केस में, m इजिकल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। ओके, यानी m को हम कैसे करेंगे, m बराबर जो आवर्धन है प्रतिबिंब की ऊंचाई h1 और बिंब की ऊंचाई h0, है ना, इसको हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, और इसे v/u में भी लिखते हैं, है ना। ये 2 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जामिनेशन पॉइंट से छोटे छोटे सवाल इसमें आ सकते हैं। ओके, और लेंथ की जो क्षमता होती है, पावर ऑफ लेंस जिसको हम बोलते हैं, जो पावर ऑफ लेंस है ना, ये तो हम अभी तो सारे लोग ही चश्मा पहनते हैं, छोटे बच्चे भी देख रहा हूं मैं पहनते हैं। तो ये जो होगा, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरण को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा, कोई भी प्रकाश कितना अपसरण करती है, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे जो चैप्टर होगा ह्यूमन आई, उसमें हम देखेंगे कि प्रकाश की किरण अपसरण और अपसरण, क्योंकि हमारे आंख में कमजोरी जितनी आती है उस हिसाब से हमारा लेंस का पावर बढ़ता है। तो जो लेंस की क्षमता है वो बेसिकली हम घटाते बढ़ाते हैं हमारी आंख की अभी करंट स्थिति के हिसाब से। तो लेंस की क्षमता क्या है, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अपसरण, हाँ, अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो कैसे होती है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस जिसको हम बोलते हैं पावर ऑफ लेंस, हाँ, इज इक्वल टू 1 बटा फोकस दूरी। ओके, और इसकी जो यूनिट है डायऑप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा अगर इसमें से ये सवाल आता है, ये इस पोर्शन से हमेशा सवाल आता है, यह ध्यान रखिए। और 1 डायऑप्टर के बराबर होता है, 1 डायऑप्टर बराबर 1 बटा मीटर पर सेकेंड। ओके, और जो उत्तल लेंस है, ध्यान दीजिएगा, जो उत्तल लेंस है उसमें लेंस की जो क्षमता होती है, जो उत्तल लेंस है उसमें लेंस की क्षमता धनात्मक होती है उत्तल लेंस में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। जो लेंस है, लेंस की क्षमता है उत्तल लेंस में धनात्मक होती है, जिसको पॉजिटिव बोलते हैं, और अवतल लेंस में ऋणात्मक होती है, जिसको हम लोग निगेटिव बोलते हैं। ठीक है,
अब लेंस की क्षमता ये तो समझ लीजिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नाउ अनेक प्रकाश की प्रकाशीय किरणों में कई लेंस लगे होते हैं, तो अभी हम कैसे टोटल उसकी पूरी अगर पृथक पृथक क्षमताओं का हम बीजीय योग कर दे, अगर उनको कर दे, मान लीजिए हमारे पास में लेंस एक है ना, अगर हमारे पास में लेंस एक है ना, जिसकी पावर P1 है, लेंस 2 है जिसकी पावर 2 है, हाँ P2 है, तो लेंस 3 है जिसकी पावर P3 है, तो हम अगर सबका योग कर दें तो हमारी लेंस की टोटल पावर निकल जाएगी। तो अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है तो आप इसको बोलिएगा कि ऐसा कुछ नहीं है ना, कि आप एग्जाम में इसको देख सकते हैं, ठीक है, तो ये वाला है ना, इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मुझे आशा है कि ये चैप्टर मैंने आपको संक्षेप में समझाया होगा। पहला पार्ट इसका जरूर देखिएगा, परावर्तन के बारे, ये अपवर्तन था, ठीक है। मैं और अन्य चैप्टर को लेकर आऊँगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँगा, एनसीईआरटी डिस्कस करूँगा। आप आइए, और अगर किसी विद्यार्थी को हिंदी समझने में दिक्कत हो रही है तो हमने सारे चैप्टर्स की रिवीजन मैंने अपने चैनल पे डाले हैं जो अंग्रेजी में हैं, ठीक है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए, खूब मेहनत कीजिए, ईश्वर आपको जरूर सफल बनाएगा। और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा जो मोटिवेशन है, मेरा मनोबल बहुत बढ़ जाता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि हम और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएं, और जैसे भी हम वीडियो बनाएंगे इसके बाद मैं बहुत सारे क्लास 10-12 के वीडियो बनाऊंगा जो आपके लिए कारगर होगा। बहुत 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 धन्यवाद बच्चों, और खूब पढ़िए, लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।